आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। जम्मू कश्मीर और आतंकवाद के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को लताड़ा है। यूएन में भारतीय प्रतिनिधि अनुपमा सिंह ने पाकिस्तान को फ्रैंकस्टीन स्टेट बताते हुए कहा कि पाकिस्तान के मौजूदा रक्षा मंत्री एक तरफ आतंकवादियों को पनाह देने, ट्रेनिंग देने और तैनात करने पर गर्व करते हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का शिकार भी बताता है। अनुपमा सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अविभाज्य हिस्सा है और हमेशा रहेगा। केवल एक अनसुलझा मुद्दा भारतीय क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा और उसकी वापसी है। राज्य में आरएसएस दफ्तर पर बम से हमले के पीछे आतंकी साजिश होने के सबूत मिले हैं। इस हमले के तार सीधे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठन तहरीक तालिबान हिंद से जुड़ते नजर आ रहे हैं और इस हमले की साजिश दुबई में रची गई थी। इस मामले में पकड़े गए 3 आरोपियों में एक आरोपी दुबई में काम कर चुका है, जहां वो आईएसआई से जुड़े लोगों के संपर्क में आया था और उसका ब्रेन वॉश कर राज्य में आरएसएस दफ्तर पर बम से हमला करने का टास्क सौंपा गया था। इस पूरे मामले में आईएसआई कनेक्शन सामने आने के बाद जांच एटीएस को सौंप दी गई है। वहीं राज्य में आरएसएस दफ्तर पर बम फेंकने वाले एक आरोपी का पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर दिया। गोली आरोपी के पैर में लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी पुलिस हिरासत से फरार हो गया था। इसके बाद उसकी तलाश में पुलिस निकली थी और उसे घेर लिया, लेकिन इस बीच आरोपी ने एक पुलिसकर्मी का हथियार छीन लिया और फायरिंग करनी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी घायल हो गया। पीएम मोदी अपना फ्रांस दौरा पूरा करके आज भारत लौट रहे हैं। पीएम मोदी ने दौरे के एक आखिरी दिन पेरिस में आयोजित विवा टेक टेक्नोलॉजी मेले में शिरकत की, जहां उनकी और राष्ट्रपति मैक्रोन की शानदार केमिस्ट्री देखने को मिली। राष्ट्रपति मैक्रोन ने पीएम मोदी के साथ भारतीय स्टैंड को देखा और भारतीय स्टार्टअप्स के बारे में जानकारी ली। भारतीय स्टैंड से जाने से पहले पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रोन एक दूसरे के गले में मिले। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने पीएम मोदी की फ्रांस यात्रा के लिए उनका आभार जताया। राष्ट्रपति मैक्रोन ने हिंदी में एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने फ्रांस और भारत की दोस्ती को अमर बताया। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी की दोस्ती के लिए उनका आभार जताया। राष्ट्रपति मैक्रोन ने अपने वीडियो में अगले साल फरवरी में भारत आने का भी वादा किया। पीएम मोदी ने पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह शहर इनोवेशन की प्रेरणा है, भारतीय इसको और खूबसूरत बनाते हैं। पीएम मोदी ने कहा, लोकतंत्र की शक्ति ने चाय वाले को पीएम बनाया। पिछले 12 साल से देश की सेवा कर रहा हूं, तेज विकास की भारत की पहचान है। पिछले 12 साल में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन गया है। पिछले 12 साल में एयरपोर्ट, हाईवे और यूनिवर्सिटी सब दोगुना हो गया। जो कभी सपना था, आज वो सच्चाई है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपी की एसआईटी जांच के बीच आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या का दौरा करेंगे। सीएम योगी राम मंदिर में भगवान राम के दर्शन पूजन के लिए भी जाएंगे, लेकिन इस बार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को सीएम योगी के पूरे कार्यक्रम से दूर रहने के लिए कहा गया है। प्रशासन के प्रोटोकॉल के मुताबिक चंपत राय श्री राम मंदिर में सीएम योगी के दर्शन पूजन की व्यवस्था अपने किसी प्रतिनिधि से करवाएंगे। सीएम योगी आज सुबह 10:30 बजे रुदौली विधानसभा के मां कामाख्या धाम हेलीपैड पर उतरेंगे, जहां कामाख्या मंदिर में दर्शन पूजन के बाद वीरांगना झलकारी बाई की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। सीएम योगी दोपहर 3 बजे अयोध्या में हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन के बाद श्री राम मंदिर में रामलला के दर्शन पूजन के लिए जाएंगे। सीएम योगी शाम 4:20 पर राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मोत्सव कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और शाम 5:40 पर रामायण वैक्स म्यूजियम का भी उद्घाटन करेंगे। शिवसेना की स्थापना की आज 60वीं सालगिरह मनाई जा रही है। शिवसेना के दोनों गुट मुंबई में आज अलग अलग स्थापना दिवस मना रहे हैं। शिवसेना शिंदे गुट आज शाम 6 बजे गोरेगांव के नेस्को सेंटर में स्थापना दिवस समारोह का आयोजन कर रहा है और इस मौके पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे शिव सैनिकों को संबोधित करेंगे। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना उद्धव गुट साइन मांडुका के षणमुखम हॉल में स्थापना दिवस समारोह का आयोजन कर रहा है, जहां शाम 7 बजे उद्धव ठाकरे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उद्धव ठाकरे के 6 बागी सांसदों को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया। खबर है कि 22 जून को 6 बागी सांसद शिंदे गुट में विलय कर सकते हैं। दिल्ली में ये पूरी प्रक्रिया होगी और इस दौरान महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और शिवसेना शिंदे गुट के प्रमुख एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को साइन किया हुआ लेटर सौंप दिया है और उनसे अलग गुट की मांग के साथ संसद में अलग बैठने की व्यवस्था देने की भी अपील की है। महाराष्ट्र में चल रही सियासी उथल-पुथल और ऑपरेशन टाइगर के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने शिवसेना उद्धव गुट के 6 बागी सांसदों को व्हाइट प्लस सिक्योरिटी देने का फैसला लिया। इसके तहत सांसद संजय देशमुख, संजय जाधव,
संजय दीना पाटिल, भाऊ साहेब बागचौरे, नागेश पाटिल और ओम राजे निंबालकर को अब Y+ की सिक्योरिटी मिलेगी। आपको बता दें कि शिवसेना यूबीटी संसदीय दल की बैठक में भी बागी सांसद नहीं पहुंचे थे। बागी सांसदों को Y+ सिक्योरिटी दिए जाने पर यूबीटी सांसद संजय राउत ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि नेताओं की सुरक्षा इतनी क्यों बढ़ाई गई है? अगर हिम्मत है तो ये बिना सुरक्षा और बिना ईडी सीबीआई के मैदान में उतरकर दिखाएं। संजय राउत ने बागी सांसदों को चेतावनी देते हुए कहा कि अब उनकी पार्टी ऑपरेशन तुड़वा शुरू करेगी। झारखंड राज्यसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ है। एनडीए समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी ने जीत दर्ज कर ली है। राज्यसभा चुनाव में इंडिया अलायंस को बड़ा झटका लगा है। चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई और कांग्रेस कैंडिडेट प्रणब झा हार गए। परिमल नाथवानी को 28 वोट मिले हैं, तो वहीं कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा को 20 वोट ही मिले। राज्यसभा चुनाव परिणाम आने के बाद बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। पीएम मोदी आज प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत करीब 2400 करोड़ की प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे। प्रधानमंत्री दिल्ली के विज्ञान भवन में शाम 5 बजे एक समारोह के दौरान राशि का वितरण करेंगे और इस योजना का मकसद रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार की क्षमता बढ़ाना और सभी सेक्टर्स में सामाजिक सुरक्षा कवरेज की बढ़ोतरी करना है। इस योजना के जरिए अब तक देश भर में 15 लाख रोजगार के मौके पैदा किए जा चुके हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के 56वें सालगिरह के मौके पर आज कांग्रेस ने महारोजगार मेले का आयोजन किया। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आज सुबह 10 बजे से शुरू हो रहे रोजगार मेले में 150 से ज्यादा कंपनियां और संस्थान भाग लेंगे। इस मेले में ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है। मेले के दौरान युवा अपनी योग्यता के मुताबिक इंटरव्यू दे सकते हैं और पास होने पर मौके पर भी ऑफर लेटर दिया जाएगा। राहुल गांधी आज सुबह 11 बजे कांग्रेस मुख्यालय में अपना जन्मदिन मनाएंगे। दिल्ली के निजामुद्दीन चौक के पास एक पार्क में एक शख्स को गोली मारकर हमलावर मौके से फरार हो गए। घायल शख्स की पहचान 51 साल के मोहम्मद रफी के तौर पर हुई है और इस पर पहले से ही 4 आपराधिक मामले दर्ज हैं। ऐसे में आपसी रंजिश में गोली मारने की आशंका जताई जा रही है। घायल रफी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। वारदात रात 9:45 बजे की है। खबर मिलते ही तुगलक थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की। हमलावर की तलाश में पुलिस पार्क और इसके आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। यूपी एटीएस ने बुलंदशहर में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 संदिग्ध स्लीपर सेल उमर और फैजान को गिरफ्तार किया है। एटीएस ने सर्विलांस के आधार पर बुलंदशहर में छापेमारी कर उमर और फैजान को धर दबोचा। सूत्रों के मुताबिक दोनों पाकिस्तानी आतंकवादी शहजाद भट्टी और हैंडलर साबिद जट के संपर्क में थे। एटीएस दोनों आरोपियों को आगे की पूछताछ के लिए लखनऊ ले आई है। इस बीच उमर और फैजान के परिवार वाले दोनों को बेगुनाह बता रहे हैं। एनसीबी और चंडीगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ड्रग सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया है। इस दौरान बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद की गई। साथ ही पुलिस ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि सिंडिकेट के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। कार्रवाई के बाद एजेंसियां पूरे नेटवर्क और पाकिस्तान स्थित संचालकों की पहचान में जुटी है। चंडीगढ़ में 10 से 12 बदमाशों ने युवक की हत्या कर दी थी और अब इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को अरेस्ट कर दिया है। इसके अलावा वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार भी बरामद किए गए हैं। पुलिस अब फरार बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है। 15 जून को आरोपियों ने चाकू, तलवार, डंडे और अन्य धारदार हथियार से हमला कर दिया था, जिसमें 31 साल के युवक की मौत हो गई थी। पुलिस इस मामले में पहले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। उन्होंने ही बाकी आरोपियों को लेकर अहम खुलासे किए थे। यूपी के फर्रुखाबाद में दबंगई का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दबंग राइफल को लहराते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आरोप है कि आरोपी ने घर में घुसकर गाली गलौज की और गोली मारने की धमकी दी। गनीमत की बात यह रही कि पीड़ित परिवार घटना के वक्त मौके पर मौजूद नहीं था और खेत में काम करने के लिए गया हुआ था। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। यूपी के मिर्जापुर में दबंगों का कहर देखने को मिला, जहां कुछ लोगों ने आग की भट्टी से लकड़ी निकालकर एक युवक को पीट कर घायल कर दिया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मामूली कहासुनी को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक मारपीट में बदल गया। वहीं पीड़ित का आरोप है कि शिकायत के बाद आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की गई। बिहार के जहानाबाद में सरेआम हथियार लहराने और फायरिंग का मामला सामने आया, जहां बाइक सवार 3 युवकों ने फायरिंग कर इलाके में दहशत फैला दी। बताया जा रहा है कि बुधवार को कुछ लोगों के बीच विवाद हो गया था और जिसके बाद बाइक सवार युवकों ने खुलेआम फायरिंग कर डराने की कोशिश की। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। जयपुर में चांदी के कड़ों के लिए महिला की हत्या कर दी गई। बदमाशों ने शव को साड़ी से बांधकर कुएं में फेंक दिया। 8 दिन से लापता महिला का शव कुएं में मिला। पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। परिजनों ने महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। परिवार के लोगों ने बताया कि महिला के चांदी के कड़े, चेन, 2 अंगूठी, सोने की बाली, नाक की लौंग गायब है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
स्वच्छ भारत स्वच्छ वडोदरा स्वच्छ गुजरात अभियान के तहत पुलिस एक्शन मोड में है। वडोदरा में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया, जिसमें 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध शराब पकड़ी गई। पुलिस के मुताबिक 1 लाख से ज्यादा विदेशी शराब की बोतलों को नष्ट किया गया। जब्त की गई शराब पर बुलडोजर और रोड रोलर चलाया गया। पुलिस की स्पेशल टीम ने अभियान के तहत ये कार्रवाई की। 21 जून को नीट का री एग्जाम होने जा रहा है और इस बार परीक्षा केंद्रों तक पेपर्स पहुंचाने की जिम्मेदारी एयरफोर्स को दी गई है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से वीडियो भी आ गया है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर नीट री एग्जाम के पेपर्स को एयरलिफ्ट कर रहे हैं। छिंदवाड़ा के 8 परीक्षा केंद्रों तक के पेपर्स पहुंचाए जाएंगे। एयरफोर्स की कड़ी निगरानी में एग्जाम सेंटर्स तक क्वेश्चन पेपर्स पहुंचेंगे। मुंबई में एनएससी के ऑडिटोरियम में डॉक्टर दुर्गा प्रसाद दुबे की डिमिस्टिफाइंग साइबर सिक्योरिटी किताब लॉन्च हुई है। कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के तौर पर सूचना और जनसंपर्क महानिदेशक ब्रजेश सिंह शामिल हुए। इसके अलावा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी और सीईओ भी मौजूद रहे। इस दौरान ब्रजेश सिंह ने कहा कि मौजूदा समय में साइबर सुरक्षा बहुत अहम हो गई है और इसीलिए साइबर सिक्योरिटी को समझना बेहद जरूरी है। ब्रजेश सिंह ने कहा, सुरक्षा का मतलब सिर्फ नियमों का पालन करना नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। और कई लोग अच्छा काम करते हैं, लेकिन वो अच्छी तरह बोल या फिर लिख नहीं पाते। ऐसे में जब दुर्गा प्रसाद दुबे जैसे लोग अपने अनुभवों को किताब के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो ये पाठकों के लिए एक बेहतरीन तोहफा है। तो वही लेखक डॉक्टर दुर्गा प्रसाद ने कहा कि साइबर सुरक्षा एक कठिन विषय है। इस किताब के जरिए से इसे आसान भाषा में समझाने की कोशिश की गई। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये किताब साइबर सुरक्षा से जुड़ी गलतफहमियों को समझने और चुनौतियों के प्रति जागरूक होने में मदद करेगी। असम में इजरायल के एक ड्रोन अटैक में 3 लोगों की मौत हो गई। इजरायली सेना ने एक ड्रोन अटैक करके एक गाड़ी को उड़ा दिया। धमाका इतना जबरदस्त था कि गाड़ी में आग लग गई और आसपास के कई लोग जख्मी हो गए। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत शिफा अस्पताल पहुंचाया। ईरान और अमेरिका के बीच डील के मसौदे पर दस्तखत के बावजूद लेबनान पर इजरायल के हमले थमने का नाम नहीं ले रही है। दक्षिण लेबनान के गफर तेबनीद में एक इजरायली ड्रोन अटैक में एक लेबनानी पत्रकार बुरी तरह से जख्मी हो गया। ईरानी टीवी का एक पत्रकार इजरायली हमले से कई हुई तबाही की रिपोर्टिंग कर रहा था, तभी एक ड्रोन अटैक हुआ और शार्पनेल लगने से पत्रकार जमीन पर गिर गया। धमाके की पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई है। न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में एक भारतीय युवक की मौत के बाद घोड़ागाड़ी पर बैन की मांग फिर से उठने लगी है। सेंट्रल पार्क में परिवार के साथ पहली यात्रा पर गए 18 साल के रोमांच महाजन की मौत तब हो गई जब तस्वीर लेने के लिए रुकी बग्गी का घोड़ा अचानक बेकाबू होकर भागा और मां गिरने पर उन्हें बचाने के लिए रोमांच नीचे कूद गया। रोमांच का सिर जमीन से टकराया और वो वहीं बेहोश हो गया। बुधवार रात अस्पताल में इलाज के दौरान रोमांच की मौत हो गई। फीफा विश्व कप 2026 का रोमांच जारी है और आज टूर्नामेंट का 26वां मैच लॉस एंजेलिस स्टेडियम में स्विट्जरलैंड और बोस्निया हर्जेगोविना के बीच खेला जाएगा। तो वही स्विट्जरलैंड ने बोस्निया हर्जेगोविना को 4-0 से करारी शिकस्त दी। स्विट्जरलैंड की ओर से जोहान मंजाम्बी ने 2 गोल, रुबेन वर्गस और ब्रेनिट झाका ने 1-1 गोल दागे। तो वहीं आज खेले गए एक और मुकाबले में कनाडा ने कतर को 6-0 से मात दी है। भारतीय विमेंस क्रिकेट टीम की उप कप्तान स्मृति मंदाना ने टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इतिहास रच दिया। मंदाना टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 चौके लगाने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई। उन्होंने ये उपलब्धि विमेंस टी20 विश्व कप में नीदरलैंड्स के खिलाफ खेले गए मुकाबले के दौरान हासिल की। हेडिंग्ले में खेले गए मैच में मंदाना ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से इतिहास रचते हुए 600वां चौका लगाया। भारत के जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग के जरिए सत्र की शुरुआत से पहले बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पिछले साल कमर की चोट के साथ विश्व चैंपियनशिप में उतरने का फैसला सही नहीं था और नीरज चोपड़ा सितंबर 2025 में टोक्यो विश्व चैंपियनशिप में 84.03 मीटर के थ्रो के साथ निराशाजनक 8वें स्थान पर रहे। चैंपियनशिप के बाद उन्होंने बताया कि उनकी कमर के निचले हिस्से में चोट है।